आपका फिर से इस सीरीज़ में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की बात की थी, जो कैंसर को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही यह भी जाना था कि जब कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की क्रिया समाप्त हो जाती है, तो सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका में बदल जाती है और अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण ट्यूमर बन जाता है। और ये ट्यूमर जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसे हम हिंदी में कह रहे थे सुदम अर्बुद और दुर्दम अर्बुद। आज इन्हीं ट्यूमर्स पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर की या सुदम अर्बुद की। यह असामान्य कोशिकाओं का समूह होता है जो शरीर के उसी भाग में रहता है जहां यह पैदा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह फैलता नहीं है। मान लीजिए कहीं पर ये पैदा हुआ, बना, उसके बाद ये शरीर के दूसरे भागों में नहीं जाएगा। अब बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर की विशेषताओं की। ये ट्यूमर बहुत धीरे से बढ़ते हैं, यानी इनकी वृद्धि बहुत धीमी होती है और इनकी एक निश्चित सीमा या बॉर्डर होता है, उससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ते हैं। और ये लोकलाइज्ड होते हैं, यानी जहाँ पर पैदा हुए वहीं पर रहते हैं, अर्थात ये फैलते भी नहीं हैं। और एक बार इनका ट्रीटमेंट हो जाए तो फिर ये दोबारा सामान्यतः नहीं होते हैं। अब इनके प्रभावों की बात करते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स सामान्यतः नुकसान नहीं करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कभी कभी ये अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान कर सकते हैं। जैसे अगर इनका साइज बढ़ जाए तो ये आसपास के अंगों पर दबाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर फेफड़ों में कोई बिनाइन ट्यूमर हो जाए और वो हमारे विंड पाइप के काफ़ी निकट हो, तो उसका जब आकार बढ़ेगा तो हमारे विंड पाइप को वो दबा देगा और उसके कारण हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगेगी। इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से ये हमारे लिए मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर का एक और प्रभाव भी हो सकता है कि जहाँ पर ये ट्यूमर हो वहाँ पर या आसपास दर्द हो सकता है। अब इनके प्रकार के बारे में बात करते हैं। लोकेशन के आधार पर, यानी वो किस स्थान पर, शरीर के किस भाग पर ये हुए हैं, उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। पहला प्रकार है एडिनोमास। ये ग्रंथि कोशिकाओं या ग्लैंडुलर सेल्स में पैदा होते हैं और शरीर के कई भागों में हो सकते हैं, जैसे बड़ी आंत में, थायराइड में, पिट्यूटरी ग्रंथि में और एड्रिनल ग्रंथियों में। और उन्हीं अंगों के नाम पर ही इनका नाम होता है, जैसे थायराइड एडिनोमास। ये थायराइड में पैदा होते हैं और हाइपरथायराइडिज्म का कारण बनते हैं। दूसरा प्रकार है लाइपोमास। ये वसीय कोशिकाओं या फैट सेल से बने हुए होते हैं और मुख्य रूप से सिर, गर्दन, पीठ और कंधों पर पाए जाते हैं। अगर हम इनको छूते हैं तो ये बहुत ही मुलायम या सॉफ्ट होते हैं, मोबाइल होते हैं, यानी इधर उधर खिसक जाते हैं। अगर हम इनको टच करते हैं तो इनमें सामान्य तौर पर कोई दर्द नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है, और ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। इनका साइज़ बहुत कम या कुछ मिलीमीटर हो सकता है या काफ़ी बड़े हो सकते हैं और कई सेंटीमीटर तक इनका साइज हो सकता है। तीसरा प्रकार है मायोमास। ये मसल्स में पैदा होने वाले बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं और मुख्य रूप से यूटेरस या गर्भाशय में पाए जाते हैं और इन्हें फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं। वहाँ पे इनका आकार बहुत छोटा हो सकता है या बहुत बड़ा हो सकता है और ये बहुत ही धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। चौथा प्रकार है नेवी या मत्स्य। ये त्वचा पर उत्पन्न होते हैं। इनका रंग भूरा हो सकता है, काला, सफ़ेद, लाल आदि हो सकता है और सामान्यतः ये कोई समस्या पैदा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ये मैलिग्नेंट हो जाते हैं, यानी कैंसर पैदा कर सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स के अन्य प्रकारों में हेमेंजियोमास, जो कि ब्लड वेसल्स में पैदा होते हैं, मेनिंजियोमास, जो ब्रेन के जो मेनिंजेस होती है, यानी आउटर कवरिंग होती है, उनमें पैदा होते हैं, न्यूरोमास, जो न्यूरॉन्स में पैदा होते हैं, और ऑस्टियोमास, जो बोन टिश्यूज़ में पैदा होते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं।
अब बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर्स के कारणों की। यद्यपि इनके कारण जो है वो पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, परंतु बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण बिनाइन ट्यूमर्स हो जाते हैं। जैसे एज, यद्यपि ये किसी भी एज में हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बिनाइन ट्यूमर्स के होने का खतरा भी बढ़ता जाता है। दूसरा फैक्टर है डाइट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है क्योंकि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें हमेशा पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए और ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि तली भुनी चीज़ों से भी कैंसर होने का खतरा पैदा होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का निर्माण करती हैं, इसलिए ये बेहद खतरनाक होती हैं। तो बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। एक बार तलने के लिए यूज़ किया गया तेल दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें खतरनाक कार्सिनोजेंस बन सकते हैं। वर्तमान समय में जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है वह भी कैंसर का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बन रहा है। तो स्ट्रेस से भी हमें बचना चाहिए। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतनी संभावना रहती है कि कैंसर ज़्यादा हो जाए। इनके अलावा जेनेटिक्स, इन्फेक्शंस, हार्मोनल चेंजेस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, प्रायर इंजरी या सर्जरी, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी बिनाइन ट्यूमर्स को पैदा कर सकती हैं। इनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जब हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करेंगे तब इनमें से कुछ चीज़ों पर चर्चा होगी। अब बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर्स के सिम्टम्स यानी लक्षणों की। बिनाइन ट्यूमर्स के कई बार कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, परंतु कई बार लोकेशन और अगर इनका साइज़ बड़ा हो तब लक्षण पैदा हो जाते हैं। जैसे डिस्कम्फर्ट होना या दर्द होना, थकावट रहना, बुखार आना, भूख कम लगना, रात में खूब सारा पसीना आना या वज़न कम होना, ये प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। अब इनके इलाज के बारे में बात करते हैं। सामान्यतः इनका इलाज करने की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो सर्जरी सबसे महत्वपूर्ण इलाज होता है। और सर्जरी करके, या जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं ऑपरेशन करके, उस ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। लेकिन कई बार रेडिएशन से या हार्मोन थेरेपी से भी इसका इलाज किया जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या बिनाइन ट्यूमर कैंसर होता है? तो इसका सीधा उत्तर है नहीं। बिनाइन ट्यूमर को हम कैंसर नहीं मानते हैं, परंतु परिभाषा के अनुसार इसे कैंसर कहा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः इसे कैंसर माना नहीं जाता है। पिछली वीडियो में मैंने एक प्रश्न किया था कि नियोप्लास्टिक कोशिकाएं क्या होती हैं, यानी नियोप्लाज्म क्या होता है। तो आज थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि नियोप्लाज्म और ट्यूमर में थोड़ा सा अंतर होता है, परंतु सामान्यतः इसे एक ही चीज़ माना जाता है, यानी ये पर्यायवाची शब्द हैं, ट्यूमर और नियोप्लाज्म। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मैलिग्नेंट ट्यूमर या मैलिग्नेंसी की बात करेंगे, जो कि वास्तविक कैंसर होता है। और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।